नमस्कार गाइस, मेरा नाम है ताकत कौशाम्बी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी फिटनेस। तो आज मैं इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको 7 प्रिंसिपल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के। अगर आपकी बॉडी नहीं बन रही है तो आई होप ये 7 प्रिंसिपल इन्हें देख के आपकी बॉडी जरूर बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज छुपी हुई है बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग के रिगार्डिंग में, और थोड़ी बहुत आपको टिप्स भी मिलेगी। तो पहला प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का बॉडी टाइप। अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं, अगर वो सेम डाइट फॉलो करते हैं, सेम जो है एक्सरसाइज प्लान फॉलो करते हैं, बट रिजल्ट दोनों में अलग अलग आता है। किसी की बॉडी जल्दी ग्रो कर जाती है, किसी की बॉडी में थोड़ा सा ग्रोथ दिखती है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है बॉडी टाइप। पहला होता है आपका एक्टोमॉर्फ, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। एक होता है मेसोमॉर्फ, जो कि गुड एथलेटिक फिजिक जेनेटिक जो होते हैं। तीसरा आता है एंडोमॉर्फ, मोटे लोग होते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है। सो होता क्या है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, जब इनका ब्रेकडाउन होता है, 2 तरीके से बॉडी के अंदर रिजल्ट देगा। पहला, मैक्रोन्यूट्रिएंट जब ब्रेकडाउन हो जाएंगे, या तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या फिर आपके बॉडी का वेट बढ़ा देंगे। तो जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादातर एक्टोमॉर्फ के अंदर दिखता है, क्योंकि उनके अंदर हाई मेटाबॉलिज्म होता है। और जो एंडोमॉर्फ होते हैं, उनके अंदर अगर वो कुछ भी खाएंगे, लाइक पानी पी रहे तो वो भी लग रहा है, तो उसके अंदर वेट गेन हो जाता है। बट जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, लाइक उन्हें कम मेहनत के अंदर ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं ड्यू टू देयर जीन फैक्टर। माइंड में यार क्वेश्चन उठता है कि ये जो बॉडी टाइप है चेंज नहीं हो सकता। एक्चुअली में बॉडी टाइप चेंज हो सकता है। हम पहले पतला ही था, स्किनी गाय था मैं, ठीक है। तो मेरी बॉडी जो है एक्टोमॉर्फ टाइप की थी। फिर उसके बाद में जब मैंने अपनी डाइट वगैरह ठीक करी तो मैं थोड़ा सा मेसोमॉर्फ में आया, यानी कि मेरा मसल मास जो है गेन होता है, बट बहुत स्लो गेन होता है। बट अब मेरा मेटाबॉलिज्म है जो कि अच्छा हो चुका है, तो जिससे मेरा मसल मास भी गेन होता है, मैं मोटा भी नहीं होता हूँ और मैं जल्दी पतला भी नहीं होता हूँ। तो ये आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप अपनी डाइट अपने बॉडी टाइप के हिसाब से प्लान कर लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर रिजल्ट आने दिख जाएंगे। दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसके वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि आप ओवरलोडिंग करनी है, यानी कि जो आप लोड ले रहे थे उससे हल्का सा लोड बढ़ाना है। मैं बेंच प्रेस का एग्जांपल लेता हूँ। उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ है कि आप 10-10 की प्लेट मारते हो। अब किसी के इसके अंदर 2 वर्किंग सेट होते हैं, किसी के 3 वर्किंग सेट होते हैं, कोई जो है 2 वार्म अप सेट और 3 वर्किंग सेट भी रख लेता है। तो ये वेराई करता है और उसके रूटीन पे, तो हम उस पर नहीं जाते। सपोज करो उसमें से एक सेट जो है उसका एंड सेट मान लेते हैं, जो वर्किंग सेट है, उससे 10-10 किलो की प्लेट लगा के 8 रैप मार रहा है। तो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करेगा कि जिस दिन वो 10-10 किलो की प्लेट लगा के 10 रैप मार लेगा ना, तो उस दिन वेट इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसने उससे 2 रैप उससे फालतू लगा दिए। तो जो भी आप लोड ले रहे हो उससे जब आप लोड को धीरे धीरे एनहांस करते हो, इंक्रीमेंट करते हो, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग रैप्स, तो आपकी उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड होती जा रही तो जिंदगी भर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाओगे। इस हिसाब से तो आप 500 किलो भी उठा दोगे, बट ऐसा नहीं होता है। बॉडी के अंदर एक प्लेटो आ जाता है, एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोग्राम को चेंज कर आप ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी बेस पे फिटनेस प्रोग्राम जो है डिजाइन होता है। जैसा कि अगर 4 से 6 हफ्ते तक का प्रोग्राम स्ट्रेंथ बेस्ड प्रोग्राम रखते हैं, फिर उसके बाद फिर 6 से 12 हफ्ते का जो है हाइपरट्रोफी का जो है प्रोग्राम रखते हैं, फिर उसके बाद 12 से 18 हफ्ते का जो है एंड्योरेंस बेस रखते हैं। तो ऐसे जो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग है वो आपकी फिटनेस के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला फंडामेंटल प्रिंसिपल है बॉडी बिल्डिंग का, मसल माइंड कनेक्शन। आपको अपने मसल से पहले आपके माइंड को प्रिपेयर करना होता है। एक गोल आपको सेट करना पड़ेगा। आपका गोल क्या है, पावर लिफ्टिंग है या फंक्शनल ट्रेनिंग वगैरह करनी है, तो उसके हिसाब से जो वर्कआउट स्प्लिट है वो तैयार होगी। पावर लिफ्टिंग का होता है 1 RM, इसके अंदर होता है 1 रैप मैक्स। इसके अंदर क्या करते हैं, पावर लिफ्टर जितने भी होते हैं वो 1 रैप मारते हैं। उसके अंदर ना ATP CP लगती है, यानी कि वो क्रेटाइन फॉस्फेट से जो है ATP लेते हैं। उससे पहले आप न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन बनाना पड़ता है हैवी रैप को लगाने के लिए। दूसरा जो ज्यादातर लोग बाग यूज करते हैं, स्ट्रेंथ बेस होती है मसल बिल्डिंग के लिए, हाइपरट्रोफी वाली, वो बेसिकली 6 से 12 रैप के बिटवीन में चलती है। इसके अंदर जो एनर्जी आती है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू आती है। जो सार्कोप्लाज्मिक सेल है होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोसिन वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक होता है मसल प्रोटीन, और वाटर और ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है। सो जब आप वर्कआउट कर पंप देखते हो, वो पंप बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लाइकोजन है ना, वाटर लविंग है, मतलब उसे है ना वाटर होल्ड करने की प्रॉपर्टी है। जब आप वर्कआउट करते हो, आपका जो ग्लाइकोजन है वो वाटर स्टोर करता है। जो वाटर स्टोर करता है तो आपको लगता है एकदम ब्रॉड हो चुके हो। तीसरा आता है एंड्योरेंस बेस। एंड्योरेंस बेस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी ऑक्सीडेशन बढ़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर। एक तरह से फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि ब्लड जो है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैरी ऑन करता है। सो जितनी ज्यादा देर तक वो मसल से चिपक के रहेंगे, उतनी ज्यादा देर मसल पे न्यूट्रिशन सप्लाई होगा। अगला प्रिंसिपल आता है बॉडी अडेप्टेशन का। जैसे मान लो न्यू बिगिनर आए हैं जिम के अंदर, ठीक है, वर्कआउट करने के लिए, तो अभी उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं हुई है। सो उनकी बॉडी अडेप्ट कैसे होगी, जब वो वेट लिफ्टिंग करेंगे, थोड़ा सा वेट उठाएंगे, जब ये सब हो रहा होता है, बॉडी अडेप्ट करती है, तो इसके अंदर एक सवाल आता है कि भाई रेस्ट टाइम कितना लेना चाहिए पर सेट में। बात करूं मैं पावर लिफ्टिंग की, तो उसके अंदर क्रेटाइन फॉस्फेट से जो है एनर्जी जा रही है, तो
उस क्रिएटाइन फॉस्फेट को रिप्लेनिश होने के लिए कम से कम 3 मिनट लगते हैं, और बाकी जो भी आपका न्यूरोमस्कुलर टाइम होगा एक वो टाइम होता है। तो जब भी आप पावर लिफ्टिंग करते हो तो आप मिनिममली 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो पर सेट में। बट वहीं पे अगर बात करूं मैं ये हाइपरट्रोफी की, 1 मिनट तक का आप वहां पे रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो रेस्टिंग टाइम भी आपकी परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्ट करती है। अगला प्रिंसिपल है जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम। जिस बंदे ने कभी जिम नहीं ज्वाइन करा, वो जब जिम ज्वाइन करता है तो वो 3 फेजेस से गुजरता है। पहला आता है शॉक फेज, उसने इससे पहले कभी वेट नहीं उठाया, अब वो वेट उठा रहा है तो उसकी मसल को शॉक लगेगा। फिर दूसरा होगा एडेप्टेशन फेज, यानी कि उसकी बॉडी वेट को लिफ्ट करने के लिए वो हैबिट में लाएगी। फिर इसके बाद में आता है एग्जॉस्शन फेज, आपका प्लेटो आ जाता है। इसी प्लेटो को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने इससे पहले बताया कि आपको जो है अपनी जो प्रोग्राम्स है वो शफल करने पड़ते हैं। तो उसे जब आप टॉर्चर करोगे तो वो हैबिचुअल नहीं होगी, तो फिर वो ग्रो करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके लिए हर वो चीज नहीं होगी दोबारा से। अगला प्रिंसिपल है स्पेसिफिसिटी का। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, फ्यूचर गोल के हिसाब से जो है रखते हैं। जैसे अगर मैं मान लो मेरे को स्क्वाट्स की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, मेरी वो स्क्वाट्स करने के बाद ही बढ़ेगी। ऑल तो अगर मेरे को अपने क्वाड्रिसेप्स बनाने हैं, लेग्स बनानी है, मैं उसके लिए लेग एक्सटेंशन कर सकता हूँ, लेग कर्ल्स कर सकता हूँ, लंजेस कर सकता हूँ, लेग प्रेस कर सकता हूँ, बट इससे मेरी स्क्वाट्स की जो है परफॉर्मेंस एनहेंस नहीं होगी। स्क्वाट्स की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली एनहेंस करने के लिए मुझे स्क्वाट्स ही लगानी पड़ेगी और उसके अंदर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिकली मॉनिटर करना पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस को। अगला प्रिंसिपल आता है मसल मेमोरी का। तो मसल मेमोरी काम कैसे करती है, बाकी सेल्स की तरह जो सार्कोप्लाज्मिक फाइबर्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में नहीं प्रेजेंट होता सेल के, वो पेरिफेरल यानी कि उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं थी वर्कआउट के लिए, उसके अंदर न्यूक्लियस थे 3-4 मान लो, ठीक है। तो जब भी आप वर्कआउट करते हो तो सैटेलाइट जहां पे प्रेजेंट होती है, सैटेलाइट सेल्स, वो जो है न्यूक्लियस प्रोवाइड करती है। वो जो है न्यूक्लियस अब आपके डिवाइड हो चुके हैं, तो उनसे उनका डोमेन क्रिएट हो गया है। पहले 3-4 थे, अब बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। अब आप वर्कआउट कर रहे हो, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, अब आपने वर्कआउट करना छोड़ दिया, जिम छोड़ दी थोड़े टाइम के लिए, अब क्या होगा, वो आपके मसल साइज तो कम हो जाएगा, बट जो न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो गए ना, वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो जब आप वापस से 4-5 महीना जितना भी टाइम बाद आप वापस से जिम ज्वाइन करते हो और वर्कआउट करते हो, तो आपको जितनी आपने स्टार्टिंग में मेहनत करी थी उतना मसल मास गेन करने के लिए उतनी नहीं करनी पड़ती है, उससे कम करनी पड़ती है। अगर मैं देशी भाषा में बोलूं तो जिस जगह पे आप 3-4 बार जा चुके हो, तो वहां पे आप चौथी बार अगर काफी टाइम बाद जाओगे तो इजीली पहुंच जाओगे, बशर्ते अगर किसी नई जगह पे जाओ तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो ऐसे करके आप अपनी मसल बिल्ड कर सकते हो इन 7 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।